हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंद्रधनुष स्कीम के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंद्रधनुष स्कीम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी। अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से इवेल्युएट किया होगा तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में 2019 के पेपर में पूछा था। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 के पेपर में भी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा था। तो अगर आपने इंद्रधनुष स्कीम को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो दोनों क्वेश्चन आपके राइट हो गए होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो समय के हिसाब से अब वो स्टैटिक का पोर्शन बन चुके हैं, अब वो करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं रहे हैं। तो इंद्रधनुष स्कीम जो है वो सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये इंद्रधनुष स्कीम जो है ये बेसिकली बैंक से रिलेटेड इंद्रधनुष स्कीम है। एक और इंद्रधनुष स्कीम होता है दैट इज हेल्थ वाला। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं बैंकिंग सेक्टर वाले हेल्थ इंद्रधनुष स्कीम के बारे में इस वीडियो में बेसिकली हम डील करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंद्रधनुष स्कीम के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 7 पिलर्स इंद्रधनुष स्कीम के, अगर मेंस में कभी कोट करना रहा तो ये सातों पिलर्स को अगर आप कोट कर देते हैं तो मेंस का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंद्रधनुष स्कीम के बारे में देखिए। इंद्रधनुष स्कीम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंद्रधनुष स्कीम होता क्या है। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो बेसिकली आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बैंक्स का बहुत ज्यादा एनपीएस बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आप देख रहे हैं कि बैंक्स जो हैं जो बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जा रही हैं। ठीक है, कि कॉर्पोरेट्स जो हैं या फिर इंडिविजुअल्स हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो जैसे विजय माल्या हो गए या फिर नीरव मोदी हो गए, वैसे लोग क्या करते हैं कि बैंक से पैसा तो ले लिए, अब वो बैंक्स को रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं पैसा, जिसके कारण बैंक्स का एनपीएस बढ़ जा रहा है और फिर वो लोग भाग जा रहे हैं। अब इस केस में बैंक्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुकी है, उन बैंक्स को रिवाइव कौन करेगा, उन बैंक्स की मदद कौन करेगा। तो इसी पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंद्रधनुष स्कीम को लॉन्च किया था कि हम लोग 70,000 करोड़ रुपए आने वाले 4 सालों के अंदर में बैंक्स में डालेंगे और बैंक्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बैंक्स बेसिकली स्ट्रेस वाली सिचुएशन में उन्हें हम लोग डी स्ट्रेस कर सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। आप देखेंगे कि आईबीसी भी बनता है, जो आपका बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, नया नया लॉज आया था। ठीक है, उसमें उसमें यही बैंक्स को बेसिकली रिवाइवल करने के पर्पज से ही थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी। तो वही पर्पस आप समझ लीजिए बेसिकली इंद्रधनुष स्कीम का। ठीक है, कि बैंक्स को किस हिसाब से बेसिकली हम लोग रिवाइव करें, दैट इज द इंटायर गोल ऑफ इंद्रधनुष स्कीम। यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसमें बेसिकली 7 पिलर्स के बारे में बात किया गया था कि हम लोग बेसिकली बैंक्स को कैसे रिवाइव करेंगे। तो अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया था, अपॉइंटमेंट में कुछ कुछ चेंजेस लाना होगा। एक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का क्रिएशन करने की बात की गई थी, एक बीबीबी बनाया जाएगा, डिस्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, उसके बाद में कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, इंपावरमेंट और फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लाना होगा और गवर्नेंस में थोड़े रिफॉर्म्स लेकर के आने होंगे। तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये 7 पिलर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। अच्छा, इसको ये जो 7 पिलर्स हैं इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं यहाँ पे ABCDEFG। तो ए मतलब बेसिकली अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया था ये 7 पिलर्स में। तो अपॉइंटमेंट में ये कहा गया था कि जो एमडी और सीईओ का पोस्ट है वो सेम इंसान को मत दो। तो एमडी और सीईओ का पोस्ट अलग अलग इंसान को दो, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होंगे और एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसका पोस्ट अलग होना चाहिए। हो सके तो प्राइवेट सेक्टर से एग्जीक्यूटिव्स को लेकर के आओ। तो ये बात कही गई थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये बात पता होना चाहिए। डायरेक्टली यूपीएससी में अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रधनुष स्कीम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये बात कही गई थी कि एमडी और सीईओ का पोस्ट एक ही इंसान संभालेंगे। स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, अलग अलग की बात की गई थी, ये बात पता होना चाहिए। दूसरा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में बात किया गया था कि ऐसा एक बॉडी क्रिएट करना होगा। एक पीजे नायक कमेटी बैठा गया था जिन्होंने कहा था कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जैसा हमें एक बॉडी बनाना है जिसमें बेसिकली एक चेयरमैन होंगे और 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं फैक्ट्स पढ़ने नहीं बोलता हूँ, बट जो यूपीएससी के पास्ट ईयर में आप देखेंगे यूपीएससी के जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिटेल में जाकर के पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बीबीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक चेयरमैन है और 6 मेंबर्स है और ये बेसिकली रिप्लेस करेगा जो अपॉइंटमेंट बोर्ड से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उसे। ठीक है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बीबीबी, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी ने पहला पॉइंट पूछ चुका है कि बीबीबी जो है वो बेसिकली सिलेक्ट करेगा चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, 2019 के पेपर में भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था और 2022 के पेपर में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हु सिलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उसका आंसर था बीबीबी। अब यूपीएससी में जो आने वाले साल में क्वेश्चन आने वाला है 2023 या 24 या 25 के पेपर में डैम श्योर आपको देखने को मिलेगा, यूपीएससी पूछने ये वाला है कि मर्जर और एक्विजिशन ऑफ बैंक्स का डिसीजन कौन लेता है, किससे पूछ करके लिया जाता है। यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे करके उसमें एक स्टेटमेंट, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो याद होना चाहिए ये बात कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है वो बेसिकली डिसीजन लेता है ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ बैंक। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले बार क्वेश्चन बनेगा इसी पॉइंट पे बनेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ।
तो अब हम लोग देखेंगे डी स्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सबसे पहला क्या बात की गई थी, अपॉइंटमेंट रिलेटेड चेंजेस। उसके बाद एक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जैसा बॉडी बनाया जाएगा। फिर डी स्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक्स के ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि बैंक्स के एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो एनपीएस बढ़ गए उसे बेसिकली थोड़ा कम करना होगा, डी स्ट्रेस करना होगा। बैंक्स अगर स्ट्रेस में तो एनपीएस कम होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि बैंक्स थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आज स्टार्टअप से सब की बात करते हैं हम लोग कि स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जाए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम है या फिर स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो जितने भी स्कीम है, ये आप खुद सोच करके देखिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स गवर्नमेंट तो बोल दे रही है कि हम लोग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, बट वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बैंक्स तो आज पैसा नहीं प्रोवाइड कर पा रही ना, क्योंकि बैंक्स के पास बैंक्स का खुद ही इतना ज्यादा एनपीएस बढ़ता जा रहा है कि बैंक्स अब ट्रस्ट नहीं कर रही है लोगों के ऊपर में। तो कैसे स्टार्टअप्स को और बूस्ट किया जाएगा, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग सेक्टर ओनली। तो अगर बैंक्स ही अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, फिर कैपिटलाइजेशन की मैंने बात किया गया था कि 70,000 करोड़ रुपए हम लोग बेसिकली आने वाले 4 सालों में इन्फ्यूज करेंगे इकोनॉमी में। तो वो पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, 4 साल 5 साल ये सब कुछ नहीं आएगा। अगर 70,000 करोड़ रुपए अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये 70,000 करोड़ रुपए वाला फैक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंपावरमेंट की बात की गई थी कि जो बैंक्स है उन्हें थोड़ा ऑटोनॉमी देना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना होगा मैन पावर ये सबको हायर करने में। अगर आप एनबीएफसीज, जो मैंने एनबीएफसी का वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसीज में क्या है कि उतना ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है एनबीएफसीज इन कंपैरिजन टू बैंक्स। एनबीएफसीज में थोड़ा कम रेगुलेशंस है। तो आप देखेंगे कि एनबीएफसीज का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, वो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। बट दैट्स नॉट द केस विद द बैंक्स। ठीक है, बैंक्स का बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है, आरबीआई बहुत प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करके रखता है, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी है बैंक्स के, इसीलिए कि बैसल नॉर्म्स मेंटेन करके रखना है, सीआरआर मेंटेन करके रखना है, बहुत सारी एसएलआर मेंटेन करके रखना है, बहुत सारे और भी चीजें रहती है जो एक बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो बैंक्स का बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। तो वही बात कही गई थी कि थोड़ा इंपावर करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा ऑटोनॉमी दो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दो, ताकि वो लोग अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात की गई थी कि थोड़ा गवर्नेंस में चेंजेस लेकर के आओ। ठीक है, तो यही आपका इंद्रधनुष स्कीम था। अब यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चंस आया विद रेस्पेक्ट टू इंद्रधनुष स्कीम वो हम लोग देखेंगे। तो यूपीएससी 2019 के पेपर में यूपीएससी ने पूछा था कि जो चेयरमैन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसे कौन सिलेक्ट करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने इंद्रधनुष स्कीम पढ़ा होगा तो, कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है उसे सिलेक्ट कर, वो जो है वो बेसिकली सिलेक्ट करता है चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये 2022 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वही सेम बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में। इसीलिए इंद्रधनुष स्कीम इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाता है, उसी के ऊपर में क्वेश्चन बार पूछते रहता है। तो अगर आपने पढ़ा होता तो 2019 का पेपर भी अगर आपने पास्ट ईयर सॉल्व किया होता तो आप 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते। इसीलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी ने पूछा था जो गवर्नर होता है आरबीआई का इज द चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के जो चेयरमैन होते हैं वो कोई भी इंसान हो सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि जो गवर्नर होंगे आरबीआई के वही होंगे। दे आर बेसिकली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो चेयरमैन होते हैं बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। तो पहले स्टेटमेंट ऐसे ही मैंने आपको बताया, ट्रिक्स वाले वीडियोस में भी बताया था कि जहां पे फैक्ट आता है यूपीएससी हमेशा फैक्ट को गलत देता है। ये फैक्ट है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई चेयरमैन होता है, इट इज अ फैक्ट। तो पहला स्टेटमेंट भी अगर आप एलिमिनेट करते, यहां से पहला जाता, तीसरा जाता, चौथा जाता, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता 2 और 3। दूसरा, अगर आप बढ़िया से यहाँ पे देखेंगे, बीबीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, 2019 का क्वेश्चन। अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व किया होता तो इस क्वेश्चन को राइट मार्क कर लिया होता। 2019 में यूपीएससी ने क्या पूछा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करता है, दैट इज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। सेम स्टेटमेंट 2022 में फ्रेम होकर के आ गया कि कौन रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो बीबी करेगा, नॉर्मल सा बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट। थर्ड, बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग लोन्स। ये ज्ञानबाजी और कुछ नहीं है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि सही बात है। ठीक है, दूसरा और तीसरा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब थर्ड स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन के लिए नहीं कि बैठ करके 10 बुक्स पढ़ लें, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। ये सब नॉर्मल है, ऑन द स्पॉट समझ में आकर के वहीं पे मार्क करने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसके चेयरमैन को सिलेक्ट करने का पावर इज विद द बीबीबी। और अब दूसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछेगा वो मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में पूछेगा, तो सेकंड पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही है, चेयरमैन कैन बी एनी पर्सन ऑफ सच एक्सपर्ट्स हु कैन बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो होते हैं उसके चेयरमैन को जो चेयरमैन होते हैं बेसिकली उसको अपॉइंट करने का पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पता होना चाहिए। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं होते हैं, स्पेसिफिकली कोई भी इंसान हो सकता है। तो इसी के साथ में हमने इंद्रधनुष स्कीम को कंप्लीट कर लिया दोस्तों।
अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप योद्धम IAS के टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस टॉपिक्स में आपको डाउट हो रहा है, उससे रिलेटेड मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना करके डाल दूंगा चैनल में। तो इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।